गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ छवि। आज हम करने वाले हैं इज़ मैटर अराउंड अस प्योर के एमसीक्यूज़। सो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए टू नेवर मिस एन अपडेट, क्योंकि मैं सारी एमसीक्यू सीरीज़ ला रही हूँ जो आपके टर्म 1 के लिए इम्पॉर्टेंट है और डेफिनेटली ये आपके आगे और एग्ज़ाम्स जो होते हैं जैसे कि ओलंपियाड्स हुआ, इन सब में भी हेल्पफुल रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर प्योर सब्सटेंसेस। जैसा कि हम सबको पता है, मैटर को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा है इम्प्योर सब्सटेंसेस। इनके बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरी वीडियो को सर्च कर सकते हैं टॉपिक डालकर, तो आप वहाँ से इसे पढ़ लीजिए। बाकी नेक्स्ट प्योर सब्सटेंसेस मैं यहाँ पर आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि क्या होता है। प्योर सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, जो एक एलिमेंट से बने होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला जिनको हम एलिमेंट बोलते हैं और दूसरा जिसको हम कंपाउंड बोलते हैं। बट इसमें क्या होता है, कंपाउंड्स में दो एलिमेंट से जो मिलकर बने हुए होते हैं, बट उनकी कंपोजिशन फिक्स रहती है कि हाँ इतने परसेंट ये रहेगा, इतने परसेंट दूसरा एलिमेंट रहेगा। सो प्योर सब्सटेंसेस के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? प्योर सब्सटेंसेस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज़ ट्रू। कि जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उसमें एक ही तरीके के पार्टिकल होते हैं। हम आगे भी पढ़ लेते हैं, मे बी कोई और भी करेक्ट हो। प्योर सब्सटेंसेस मे बी कंपाउंड और मिक्सचर, जी नहीं। प्योर सब्सटेंसेस कंपाउंड्स तो हो सकते हैं पर मिक्सचर नहीं होते, तो ये वाला तो फॉल्स है। प्योर सब्सटेंस डू नॉट हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, बल्कि ये अपोजिट लिखा हुआ है, क्योंकि प्योर सब्सटेंसेस की कंपोजिशन हर जगह सेम रहती है, बट इसमें लिखा है कि उनकी कंपोजिशन सेम नहीं होती, तो ये भी गलत है। प्योर सब्सटेंसेस कैन बी एग्जाम्प्लीफाइड बाय ऑल द एलिमेंट्स अदर देन निकल, जी नहीं, ये भी फॉल्स है। तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि प्योर सब्सटेंसेस में सिर्फ एक ही तरीके के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है। इसको हम मिक्सचर्स नहीं बोल सकते हैं। आई होप गाइज कि आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आपको जैसे ही MCQ आए तो आप पहले चैप्टर पढ़ लीजिए, चैप्टर के बाद मेरी वीडियो पे आइए, उसके बाद आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन पढ़िए और ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसीलिए मैंने अपने MCQs में पहले से ऑप्शन टिक नहीं कर रखे हैं। सो गाइज, मूविंग टू द नेक्स्ट, रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन इज़ कॉल्ड व्हाट। देखो, हमें पता है कि जो लोहे पे जंग लग जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कोरोजन। लेकिन रस्टिंग का असल मतलब क्या है? रस्टिंग का मतलब है जब कोई मेटल, जब कोई आर्टिकल एयर के पार्टिकल से रिएक्ट करके कंपाउंड बना ले, कुछ अलग तरीके का सब्सटेंस बना ले, उसको हम बोलते हैं रस्टिंग। तो अगर आयरन के केस में वो एयर से रिएक्ट करके एक अपने ऊपर कोटिंग बना रहा है ब्राउन कलर की, तो आयरन के केस में हम उसे कोरोजन बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि आपको ये नहीं करना है कि यहाँ पे कोरोजन देखा बस आगे पढ़ाई नहीं और टिक कर दिया, ये फॉल्स हो सकता है। कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमको हर एक ऑप्शन को पढ़ना ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि एक बार सारे ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद ही अपने आंसर को फाइनलाइज करिए। तो इसमें क्या है कि कोरोजन तो है, तो ये डिज़ोल्यूशन और डिज़ोल्यूशन तो दोनों सी और बी और डी को तो हमने एलिमिनेट कर दिया कि ये तो हो ही नहीं सकते। फर्स्ट वाला है कोरोजन एंड इट इज़ अ फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज। सी वाला ऑप्शन है कोरोजन एंड इट इज़ अ केमिकल चेंज। सो गाइस, कोरोजन रस्टिंग के केस में क्या होता है कि जो सब्सटेंस है आयरन का या किसी और भी मेटल का हो जो कोरोसिव नेचर के होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं एयर के मॉइस्चर से, और एयर के अंदर जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं उनसे रिएक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं। तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि उनकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रही है और वो केमिकल चेंज शो कर रहा है। इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा कि ये केमिकल चेंज है, ये फिजिकल चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते। हम वापस से वो लोहा वैसा नहीं बना सकते उस आर्टिकल को जो कोरोजन से पहले का था। सो यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट वन। Moving to the next, that is our question number 3 and question number 4. Tincture of iodine is the solution made by dissolving what? टिंक्चर ऑफ आयोडीन किसको बोलते हैं? तो गाइज, इसका तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, एक ही आंसर सही हो सकता है, दैट इज़ आयोडीन को जब हम एल्कोहल के अंदर मिला दें, आयोडीन को जब हम एल्कोहल के अंदर मिला दें तब उसी सॉल्यूशन को हम बोलने लगते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन।
टिंचर ऑफ आयोडीन जो है, इसमें आयोडीन जो है वो हमारा सॉल्यूट है। आयोडीन हमारा क्या है, दिस वन इज़ आर सॉल्यूट। और जो एल्कोहल है ये हमारा सॉल्वेंट है। सॉरी, एल्कोहल की स्पेलिंग गलत हो गई है, रियली सॉरी फॉर दैट। तो ये जब ये दोनों मिलते हैं तो ये सॉल्यूशन बनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सॉल्यूट कैसे हम पता करें कि कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है। सो गाइस, जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में डिज़ोल्व हो, जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, दैट इज़ नोन एज सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व करता है। मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजीनियस इन नेचर। इनमें से, इसमें क्या है कि हमको पहले 4 ऑप्शन दिए, फिर ऑप्शन के भी पेयर्स बना के हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है आइस, सेकंड ऑप्शन है वुड, थर्ड ऑप्शन है सॉइल एंड फोर्थ ऑप्शन है एयर। देखो, एयर में हम एयर को होमोजीनियस इसलिए बोलते हैं क्योंकि एयर के अंदर जो गैसेस हैं वो बहुत सारी प्रेजेंट होती हैं, बट उनकी गैसेस को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ऐसे हमारे, मान लो अभी भी हमारे हाथ में एयर है, मेरे हाथ में एयर है, तो आई कैन नॉट आइडेंटिफाई कि ये हमारा CO2 है, कि ये हमारा CO2 है, ये हमारा ऑक्सीजन है। आई कुड नॉट आइडेंटिफाई इट। तो यहाँ पर ये एयर हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है फॉर श्योर। ठीक है, अब हम बात करें सॉइल की। तो सॉइल में क्या होता है कि सॉइल के पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं, अगर हम उसमें कुछ और डाल दें तो भी हम पता कर सकते हैं। तो सॉइल तो होमोजीनियस मिक्सचर से होने से रहा, सॉइल नहीं हो सकता। अब बचा आइस और वुड, क्योंकि हमें 2 पेयर निकालने हैं, एक एयर तो पक्का है। तो यहाँ पर हम देखें फोर्थ किस किस में है, ऑप्शन फर्स्ट हमारा रॉन्ग है, ये ट्रू नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर हम देखें ऑप्शन 4 जिसमें है, मतलब B, C और D में से अब हमें फाइनलाइज करना है। इस तरीके से करिए गाइज, अगर हमें कोई क्वेश्चन कभी नहीं आता तो हम इसको एलिमिनेट करके भी पता कर सकते हैं, एक अच्छा प्रिडिक्शन लगा सकते हैं। वुड भी यूनिफॉर्म नेचर का नहीं होता, क्योंकि वुड में क्या होता है कि वुड में हमें अलग अलग उसकी लेयर्स दिखती हैं, तो वो यूनिफॉर्म तो नहीं है। यस, आइस कैन बी यूनिफॉर्म, कि आइस में हम पता नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर निकल के आया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अब हम पेयर देखते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फोर्थ, नो इट कांट बी ट्रू। थर्ड एंड फोर्थ, इट कांट बी ट्रू। तो ऑप्शन C इज़ द वन विच इज़ करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ केमिकल चेंज। इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है। सबसे पहला, मेल्टिंग ऑफ एन आयरन मेटल, रस्टिंग ऑफ आयरन, बेंडिंग ऑफ एन आयरन रॉड, ड्राइंग ऑफ वायर ऑफ आयरन मेटल। सबसे पहला है कि केमिकल चेंज हमको बताना है। अब हम अगर आयरन मेटल को मेल्ट करते हैं तो आयरन मेटल जो है वो मेल्ट, अगर हम उसे कर रहे हैं तो वो आयरन मेटल ही रहेगा, उसकी केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो डेफिनेटली ये तो हमारा कौन सा चेंज हुआ, दिस वन इज़ आर फिज़िकल चेंज। कौन सा चेंज है हमारा, फिज़िकल चेंज, क्योंकि उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में कोई भी अंतर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें रस्टिंग ऑफ आयरन, अभी ही हमने देखा कि रस्टिंग ऑफ आयरन से क्या होता है, जब आयरन को हम एक्सपोज कर देते हैं लंबे समय तक एयर के प्रेजेंस में, तो वो एयर में जो प्रेजेंट होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स और जो गैसेस प्रेजेंट होते हैं उनसे रिएक्ट करके एक कोटिंग बनाता है जो कि ब्राउन कलर की होती है, और उसको हम कोरोजन बोलते हैं प्रोसेस को। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो इरिवर्सिबल है। अब उस प्रोसेस को हम उस कोटिंग को हम नहीं हटा सकते और वापस से वैसा आयरन प्राप्त नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली ये हमारा क्या है, केमिकल चेंज है, क्योंकि इसकी केमिकल कंपोजिशन बदल रही है, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रही है, इसीलिए ये हमारा केमिकल चेंज है। बाकी बेंडिंग ऑफ आयरन रॉड, एक वैसे तो हमें पता है कि ऑप्शन ये करेक्ट होना चाहिए, फिर भी हम दोनों को पढ़ लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, कहीं कुछ छूट ना जाए। तो आयरन रोड को अगर हम बैंड करेंगे तो डेफिनेटली आयरन रोड को बैंड करने से कोई और रॉड तो बन नहीं जाएगी, कोई और मेटल की रॉड वो बनेगी नहीं, तो डेफिनेटली ये भी फिजिकल चेंज होगा। हम इसको P से डिनोट कर देते हैं यहाँ पर। अब हम क्या करें, ड्राइंग अ वायर ऑफ आयरन मेटल, आयरन मेटल से वायर ड्रॉ कर लो, डेफिनेटली उसकी कोई प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होंगी, तो ये भी हमारा फिजिकल चेंज है। तो ऑप्शन B इज़ द करेक्ट वन। मूविंग टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंजेस। इनमें से कौन सा चेंज जो है वो फिजिकल चेंज है। अब यहाँ पर हमें 2 ग्रुप देखने हैं, पहले ये ऑप्शन दिए हैं, फिर इनमें से कोई 2 करेक्ट होंगे, उनको हमें यहाँ पर ढूंढ के टिक करना है। सबसे पहला है डिकेइंग ऑफ वुड।
वुड का सड़ना। सो डिकेइंग ऑफ वुड का मतलब है ये केमिकल चेंज है, क्योंकि जो डिकेड वुड है उससे हम वापस से फ्रेश वुड नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो सड़ रही है बिकॉज ऑफ डिकम्पोजर्स। तो यहाँ पर तो ये हमारा कौन सा चेंज हुआ, केमिकल चेंज हुआ। वुड को जलाना, बर्निंग ऑफ वुड इज़ ऑल्सो आ केमिकल चेंज, कि अगर हम वुड को जला रहे हैं तो डेफिनेटली जली हुई वुड, जो वुड की राख है, उससे हम वुड वापस बना तो सकते नहीं है वैसी की वैसी, तो इट विल ऑल्सो बी इनटू अ केमिकल चेंज। अब हम बात करें सॉइंग ऑफ वुड, येस इट कैन बी अ फिजिकल चेंज। शॉइंग ऑफ वुड का मतलब होता है कि हम उसे काट कर उसे शेप दे रहे हैं जो कि हमें अकॉर्डिंगली चाहिए अपने कोई भी फर्नीचर को बनाने के लिए या कुछ और आर्टिकल को बनाने के लिए। तो सॉइंग ऑफ वुड भी हम बोलेंगे कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं हो रही हैं, वो वैसा ही वुड रहेगा। तो डेफिनेटली सॉइंग ऑफ वुड हमारा फिजिकल चेंज की कैटेगरी में आने वाला है। हैमरिंग ऑफ अ नेल इनटू अ पीस ऑफ वुड, अगर हमारे पास कोई वुड का पीस है और अगर हम उसमें क्या कर रहे हैं, हम उसमें हथौड़ी मार कर नेल को मतलब कील को लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली उससे वुड की कोई फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज होने वाली है नहीं। तो यहाँ पर भी हमारा क्या होने वाला है, फिजिकल चेंज। हमें क्या बताना था, फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज है, ऑप्शन थर्ड एंड ऑप्शन फोर्थ आर करेक्ट। देखते हैं कहाँ पर है, फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, सेकंड एंड थर्ड नहीं है, हमें देखना है थर्ड एंड फोर्थ। हमें मिल गया ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। When the liquid is spun rapidly, the denser particles are forced to the bottom and the lighter particles stay at the top. The principle is used in, क्या है, क्या ये लाइंस हमसे कह रही हैं? ये लाइंस हमसे कह रही हैं कि जब कोई लिक्विड को हम रैपिडली स्पन करते हैं, स्पन का मतलब है कि हमारे पास कोई लिक्विड है जिसको हमने किसी भी यूटेंसिल में ले लिया है, चौड़े बर्तन में ले लिया है, और उसको एक स्पून से, बड़े स्पून से हम उसे चलाए जा रहे हैं, स्पन कर रहे हैं, ऐसे स्टिर कर रहे हैं और तेज कर रहे हैं। यस, स्टीयरिंग को तेज करने को ही स्पन बोलते हैं। हम उसे तेज चला रहे हैं तो क्या होगा कि उस लिक्विड के अंदर जो डेंसर पार्टिकल्स हैं उन पर फोर्स लगेगा और वो नीचे बैठ जाएंगे, बॉटम में बैठ जाएंगे। एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप, और जो हल्के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ आएंगे। इस प्रिंसिपल को यूज़ किया जाता है, और इस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, ये प्रिंसिपल कहाँ यूज़ किया जाता है, किस प्रोसेस में यूज़ किया जाता है? तो ये प्रिंसिपल गाइस सेंट्रीफ्यूगेशन में किया जाता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट बोले तो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है टू सेपरेट द मिक्सचर्स नाउअडेज। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसमें तो कोई और ऑप्शन करेक्ट हो ही नहीं सकता, तो हमने पहले वाला ही लगा लिया। सो गाइज मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इन टिंचर ऑफ आयोडीन फाइंड द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। टिंचर ऑफ आयोडीन है, हमें पता है टिंचर ऑफ आयोडीन का मिक्सचर क्या होता है। आयोडीन को जब हम एल्कोहल के अंदर, आयोडीन इन एल्कोहल इज़ नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। इसमें क्या होता है, इन टिंचर ऑफ आयोडीन फाइंड द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हमें पता करना है। तो हमें पता है कि आयोडीन हमारा सॉल्यूट होता है और एल्कोहल हमारा सॉल्वेंट होता है, क्योंकि आयोडीन कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और एल्कोहल लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो एल्कोहल इज़ द सॉल्यूट, आयोडीन इज़ द सॉल्वेंट। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट वन। और तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हमें पता है, इस पर हम 100% श्योर हैं। हमें अगले वाले ऑप्शन पे तभी मूव करना है जब हम पहले वाले पे 100% श्योर ना हो कि ये ऑप्शन सही नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट डिस्क्राइब अ कंपाउंड। कौन सी इसमें नीचे दी गई प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टी सूट नहीं करती या फॉल्स है कंपाउंड के मामले में। तो सबसे पहला ऑप्शन है इट इज़ अ कंपाउंड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है कि जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट मिक्सअप होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस होता है ये, यस। प्योर सब्सटेंस की 2 कैटेगरीज होती हैं, सबसे पहला हमारा एलिमेंट होता है, दूसरा हमारा कंपाउंड्स होता है। तो ये वाला ऑप्शन भी सही है, बट हमें क्या लिखना है, प्रॉपर्टी जो नहीं है वो हमें क्लिक करनी है, वो हमें टिक करनी है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत है, प्रॉपर्टी इसकी सही है। इट कांट बी सेपरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल मीन्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब जिन जिन पार्टिकल से वो मिलके बना है। तो क्या ये क्या कह रहे हैं कि ये उसको वापस से सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मीन्स के द्वारा? जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वाला है हमारा इट इज़ मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास। जी नहीं, ये मिक्सचर की प्रॉपर्टी है जो यहाँ पर लिखी गई है, क्योंकि कंपाउंड के केस में हम उन्हें फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही मिक्स कर सकते हैं, तभी वो कंपाउंड कहलाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यही हमारी प्रॉपर्टी नहीं है किसकी, कंपाउंड की।
Moving to the next question, that is question number 10. When two liquids do not mix, जब दो लिक्विड मिक्स नहीं करते, वो दो सेपरेट लेयर्स बना लेते हैं, और उन लिक्विड्स को हम क्या बोलेंगे? जो मिल जाते हैं एक लेयर बनाते हैं या लेयर्स नहीं फॉर्म करते, उनको हम बोलते हैं मिक्सेबल लिक्विड। और जो फॉर्म कर लेते हैं, लेयर्स फॉर्म करते हैं, एक दूसरे से मिक्स नहीं होते, जैसे कि हम एग्जांपल लें वाटर और ऑयल का, जो अलग लेयर बनाते हैं अपने आपस में मिक्स नहीं होते, उनको हम बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। फिर भी हम दूसरे ऑप्शंस को देख लेते हैं। सैचुरेटेड लिक्विड, जी नहीं, सैचुरेटेड उन्हें बोलते हैं जिसमें और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम ऐड ना कर सकें। सुपर सैचुरेटेड, बिल्कुल भी नहीं, सैचुरेटेड लेवल से ऊपर जब हम सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो उन लिक्विड्स को हम सुपर सैचुरेटेड बोलते हैं। तो डेफिनेटली ये दोनों तो बिल्कुल नहीं है और ऊपर वाला भी नहीं है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। अब है हमारा थोड़ा फैक्ट के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 11, साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल इन अ सॉल्यूशन। ये कोलॉइडल जो पार्टिकल्स होते हैं उनका सॉल्यूशन में क्या साइज़ होता है? तो इनका साइज़ होता है बिटवीन 1 to 100 nm। nm मतलब नैनोमीटर और 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। सोच सकते हैं आप कितनी छोटी साइज़ इनकी होती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ये फैक्चुअल बेस्ड था तो इसमें हमें और ज़्यादा देखने की ज़रूरत ही नहीं थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपाउंड। इनमें से हमें पता करना है, ये ऑप्शंस हैं कि कौन सा जो हमें दिया है ऑप्शन वो कंपाउंड नहीं है। मार्बल बिल्कुल कंपाउंड होता है। सो मार्बल क्या है? दैट इज़ CaCO3। तो यहाँ पर हमें पता है कि एक से ज़्यादा एलिमेंट्स का मिक्सचर है, तो ये तो हमारा कंपाउंड है। उसके बाद वॉशिंग सोडा, जिसको हम बोलते हैं Na2CO3, ये भी एलिमेंट से मिलके बना है तो और फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बना है, तो ये हमारा कंपाउंड है। क्विक लाइम, जिसको हम CaO भी बोलते हैं, तो ये भी दो एलिमेंट से मिलके बना है, कैल्शियम और ऑक्सीजन, जिसको हम बोलेंगे कि ये हमारा कंपाउंड है। बट ब्रास जो है ये हमारा एलॉय है और ये हमारा कंपाउंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एलिमेंट। इनमें से कौन सा जो है वो एलिमेंट है? देखो, वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, शुगर का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का होता है, और शुक्रोज में आती है जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। और हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जिसका सिर्फ सिंबल होता है हाइड्रोजन। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ऊपर के जो तीन ऑप्शंस हैं ये कंपाउंड्स हैं और ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट है। मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड। ये जो हमें ऑप्शंस दिए इनमें से हमें बताना है कौन कौन सा एग्जाम्पल है कंपाउंड का। वाटर, लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा इसका केमिकल फॉर्मूला H2O होता है, मीथेन का CH4 होता है, शुगर का C12H22O11 होता है। तो ये सब लोग एलिमेंट्स से ही मिलके बने हैं, तो ये सारे कंपाउंड्स हैं, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, जिसका मतलब है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। कौन से जो मिक्सचर हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, कौन से मिक्सचर का कंपोजिशन यूनिफॉर्म है? सबसे पहला सैंड एंड सॉल्ट, जी नहीं, इसका यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। हम सॉल्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं सैंड के अंदर, तो दिस वन इज़ फॉल्स। शुगर एंड सॉल्ट, जी नहीं, शुगर और सॉल्ट के पार्टिकल्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो भी अपनी नेक डाई से। वाटर एंड ऑयल, जी नहीं, वाटर और ऑयल इमिसिबल लिक्विड्स हैं जो मिक्स ही नहीं होते, तो मिक्सचर ही फॉर्म नहीं करते, ये सिर्फ लेयर्स बनाते हैं। वाटर इन अल्कोहल, येस इट कैन बी ट्रू, जब हम वाटर को अल्कोहल में मिला देते हैं तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन सा मॉलिक्यूल वाटर का है, कौन सा मॉलिक्यूल अल्कोहल का है। तो जो मिक्सचर है वो यूनिफॉर्म किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ वाटर इन अल्कोहल का। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। मूविंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको हम सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं ब्रोक कर सकते? तो यहाँ पर एक हमें क्या किया जा रहा है, एक हिंट दी जा रही है। अगर क्वेश्चन वाले चाहते तो वो हमें सिंपल से इंडिकेट कर सकते थे कि कौन सा ऐसा नीचे ऑप्शन है जो कि एलिमेंट है, पर इन्होंने क्या किया, एलिमेंट की प्रॉपर्टी लिख दी और हमें बताना है कि वो सब्सटेंस कौन सा है। तो हमें पता है कि ये एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है जो सिंपलर सब्सटेंस में जिसको हम नहीं तोड़ सकते, तो यहाँ पर हमें एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो अब ये MCQ हमारे लिए सिंपल हो गया। हमें पता है वाटर को हम सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में।
सॉल्ट को भी तोड़ सकते हैं, सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl, तो सोडियम और एस क्लोरीन को अलग किया जा सकता है, बट हाइड्रोजन जो है वो हमारा एलिमेंट है और इसको हम और फर्दर नहीं तोड़ सकते। हाइड्रोजन इज़ द एलिमेंट, तो यहाँ पर हमारा जो हाइड्रोजन है वही करेक्ट आंसर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ फिक्स्ड कंपोजिशन एंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। जी हाँ, यहाँ पर भी हमें डायरेक्ट ये नहीं दिया गया कि क्या है, हमें प्रॉपर्टी दी गई है, उससे हमें बताना कि वो कौन सा कंपाउंड है जो ये प्रॉपर्टी शो करता है। तो सबसे पहले जो ऊपर प्रॉपर्टी दी गई है, फिक्स्ड कंपोजिशन किसकी होती है, ये कंपाउंड्स की फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, और कंपाउंड्स को ही हम ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स में ब्रोकन डाउन कर सकते हैं केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस की मदद से। तो यहाँ पर हमें जो कंपाउंड दिखेगा हमें उस पर टिक लगाना है। फर्स्ट है वाटर एंड ऑयल, जी नहीं, ये तो मिक्सचर है, तो ये दिस कांट बी ट्रू। मीथेन CH4, तो येस इट इज़ ट्रू, क्योंकि मीथेन जो है वो हमारा एक कंपाउंड है जिसकी फिक्स्ड कंपोजिशन है कि अगर कार्बन का एक मॉलिक्यूल होगा तो हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल होंगे, और इसको फिक्स्ड कंपोजिशन में ये मिक्स हैं दोनों। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 18. Materials that are insoluble in a solvent and have particles that are visible to the naked eye. Materials जो कि किसी सॉल्वेंट में insoluble होते हैं और उनके जो पार्टिकल्स हैं वो हम अपनी नेक्ड आई से विजिबल है हमारी, मतलब हम अपनी खुली आंखों से उन्हें देख सकते हैं, हमें किसी और इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उन पार्टिकल्स को देखने के लिए। तो इसको हम बोलते हैं सस्पेंशन। इस तरीके के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सस्पेंशन, जहाँ पर हम सॉल्यूट के पार्टिकल्स को अपनी नेक्ड आई से आइडेंटिफाई कर पाएँ। और जो सस्पेंशन है, अब इसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म तो है नहीं, तो सस्पेंशन को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। अब हम देखते हैं, दो थर्ड और फोर्थ में कोलॉइड्स हैं, तो ये दोनों तो ऑप्शन फॉल्स हैं। फर्स्ट वाले और सेकंड वाले में है सस्पेंशन, लेकिन सस्पेंशन कौन सा मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस नहीं है, तो ये भी कैंसिल। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन है जो फैक्ट बेस्ड है, कि जो टर्म है एलिमेंट किसने कॉइंड किया था, या कौन से साइंटिस्ट ने ये बताया था कि एलिमेंट नाम की कोई चीज़ होती है, कि कौन से ईयर में, 1661 में। तो उनका नाम था रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट बॉयले, आइंस्टीन, जेम्स चैडविक। देखो, आइंस्टीन और जेम्स चैडविक ने फिज़िक्स में इन्वेंशंस किए थे, ये केमिस्ट्री है तो डेफिनेटली इन दोनों ने तो नहीं किए हैं। रॉबर्ट हुक ने सेल को इन्वेंट किया था, सेल को कॉइंड किया था टर्म, तो ये भी नहीं है। रॉबर्ट बॉयले इज़ द करेक्ट आंसर। एलिमेंट्स कैन नॉर्मली बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। एलिमेंट्स को हम नॉर्मली कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सो गाइज, एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास, एलिमेंट्स की 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन है हमारा मेटल, यस मेटल्स, नॉन मेटल्स, और थर्ड वन है हमारा जो लगभग दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, दैट इज़ मेटलॉइड्स। यहाँ पर आंसर हमारा होना चाहिए 3। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल्स डो नॉट शो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। मेटल्स कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करते। गाइज, ये प्रॉपर्टीज़ बुक में दिया है कि मेटल्स के पास लस्टर होती है, वो सोनोरस होते हैं, मेलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं। मेलिएबल का मतलब है कि उसको हम बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और बीट करके हम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट मेटल्स जो है वो कैसे होते हैं, ब्रिटल नहीं होते हैं। इनके पास लस्टर होती है, शाइन होती है, यस। सोनोरस होते हैं, मतलब अगर हम एक मेटल को दूसरे मेटल से हिट करेंगे तो हमें सोनोरिटी शो होगी, मतलब उस आवाज़ आएगी जो कि बहुत ही प्लीजिंग साउंड होगा। मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं, यस, बट ब्रिटल नहीं होते। ब्रिटल का मतलब टूट जाएं जल्दी। हार्ड होते हैं, और हार्ड तो होते हैं बट ब्रिटल नहीं होते। मूविंग टू द नेक्स्ट, द ओनली मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज़। कौन सा मेटल ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। ये एक एक्सेप्शन केस है। जनरली मेटल्स हार्ड रहते हैं नेचर में, सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, बट लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे सिर्फ एक मेटल रहता है जिसका नाम है मरकरी।
ब्रोमीन नहीं हो सकता, ब्रोमीन नॉन मेटल है, नॉन मेटल जो कि लिक्विड होता है। आयरन मेटल सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मरकरी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मैलिएबल एंड डक्टाइल। कौन सा एलिमेंट मैलिएबल और डक्टाइल है? तो मैलिएबल और डक्टाइल कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो कि मेटल कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पर मेटल देखना है। ऑप्शन ए सिल्वर, येस इट इज़ अ मेटल, बट हमें और ऑप्शन भी पढ़ने चाहिए क्योंकि इसमें ए एंड बी भी दिया है, 2 ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। मूविंग टू द सेकेंड वन, दैट इज़ कॉपर। येस, कॉपर इज़ ऑल्सो अ मेटल। कॉपर के वायर्स हमारे घर में लगते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। सो सिल्वर और कॉपर जो है वो हमारे क्या है, मेटल्स हैं और ये मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है जो हमसे बोल रहा है कि दोनों ए और बी करेक्ट है। जर्मेनियम नहीं हो सकता क्योंकि ये मेटलॉइड की केस में कैटेगरी में फॉल करता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कंटेन कार्बन। कौन से सब्सटेंस के अंदर कार्बन होते हैं? तो बेसिकली कोल और कोक के अंदर कार्बन होते हैं। यस, ये कार्बन के ही फॉर्म है। आयोडीन जो है वो एक अलग एलिमेंट है, क्लोरीन अलग एलिमेंट है, गैलियम अलग एलिमेंट है, इसीलिए कोक एंड कोल हमारा फाइनल आंसर है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। द ओनली नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज। मेटल जो था वो था हमारा मरकरी, लेकिन नॉन मेटल जो होता है वो ब्रोमीन होता है, तो क्लोरीन नहीं है, ब्रोमीन इज़ द करेक्ट वन। ये भी एक एक्सेप्शन केस था। केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्शंस दैट वी हैव टू लर्न। एक्सेप्शंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं केमिस्ट्री में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। द पार्टिकल्स ऑफ विच mixture scatter a beam of light passing through but do not scatter light when the mixture is kept undisturbed as the particles settle down। जो पार्टिकल्स हैं कौन से मिक्सचर के, वो स्कैटर करते हैं एक लाइट की बीम को, बट स्कैटर लाइट करते हैं व्हेन मिक्सचर इज केप्ट अनडिस्टर्ब्ड। पर वो लाइट स्कैटर तब नहीं करते जब मिक्सचर को हम अनडिस्टर्ब्ड रख देते हैं। एज द पार्टिकल्स सेटल डाउन, इसको हम कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे? सस्पेंशन बोलेंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन बोलेंगे, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। सो गाइज, ये किसकी प्रॉपर्टी है? सो यहाँ पे हमारा आंसर है सस्पेंशन, क्योंकि सस्पेंशन के केस में होता है कि जो पार्टिकल्स हैं उनकी साइज़ बड़ी होती है जिसके कारण वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और सेटल डाउन होने के बाद वो लाइट को स्कैटर करना बंद कर देते हैं। बट कोलॉइडल सॉल्यूशन के केस में क्या होता है कि पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि हमें नेक्ड आई से नहीं दिखते, बट इतने बड़े होते हैं कि लाइट को स्कैटर कर लेते हैं और नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, दैट इज सस्पेंशन। Question number 27. Name the effect which can be observed when a fine beam of light enters a room through small hole. उस इफ़ेक्ट का नाम बताओ जो कि ऑब्ज़र्व किया जाता है जब एक फ़ाइन बीम ऑफ लाइट एक होल से एंटर होती है और उसके कारण जो एयर में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ना वो हमें विजिबल हो जाते हैं। ऐसा आपने देखा होगा कि कोई आपके यहाँ छोटी सी विंडो है, उससे अगर रोशनी अंदर आ रही है तो जितने भी एयर के पार्टिकल्स हैं वो विजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर है टिंडल इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, स्कैटरिंग नहीं बोल सकते, कोलॉइडल इफेक्ट कुछ नहीं होता, नन ऑफ दीज नॉट, टिंडल इफेक्ट इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। when no more solute can be dissolved in a solution at a particular temperature is called a dash। जब हम किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में और ज़्यादा सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड जिसमें हमें और ऐड करना चाहिए, सुपर सैचुरेटेड जो सैचुरेटेड लेवल से ऊपर डालते हैं। तो ये हमारा इसका आंसर है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है सब्सटेंस की, सस्पेंशन की, सॉरी। सस्पेंशन एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है, येस वेरी ट्रू। पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेक्ड आई, येस पार्टिकल्स को हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। देखो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है क्योंकि हमें ऐसी प्रॉपर्टी निकालनी है जो उसकी प्रॉपर्टी है नहीं सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन के केस में पार्टिकल्स जो है वो सेटल डाउन हो जाते हैं अगर हम उन्हें अनडिस्टर्ब्ड बिना छुए रख दें। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एरोजल कॉलाइड्स। एरोजल कॉलाइड्स के कौन सा इसमें से एग्जाम्पल नहीं है। सो एरोजल कॉलाइड्स का एग्जाम किसे बोलते हैं? सो जो एरोजल कॉलाइड्स हैं वो होते हैं जब हम गैस, अगर हमारा डिस्पर्सिंग मीडियम है और डिस्पर्स्ड फेस लिक्विड या सॉलिड हो, उसको हम बोलते हैं एरोजन। तो हाँ, फॉग के केस में यही होता है। फॉग के केस में वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लिक्विड होते हैं, और जो डिस्पर्स्ड फेस होते हैं और डिस्पर्सिंग मीडियम गैस होती है, हमारा एटमॉस्फेयर होता है। क्लाउड के केस में भी यही है और मिस्ट के केस में भी। बट जेली के केस में क्या है, डिस्पर्स्ड फेस हमारा लिक्विड होता है और डिस्पर्सिंग मीडियम हमारा क्या होता है, सॉलिड होता है। तो यहाँ पर हमारा ये जेल कैटेगरी में फॉल करता है, इसीलिए ये डिस्पर्स्ड फेज ये एरोजल कॉलाइड नहीं है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। So guys, I hope you like my videos. Please like, share and subscribe to my channel so that you can get more such videos. Thank you and have a nice day.